नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में अध्ययन। सबसे पहले देखो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो इसे नाम दिया गया थायराइड, किसके द्वारा दिया गया? इट इज गिवन बाय थॉमस वार्टन। थॉमस वार्टन के द्वारा थायराइड ग्लैंड नाम दिया गया। और यदि हम बात करें, जो थायराइड वर्ड है, थायराइड, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर होती है, जिसमें पहला वर्ड है थ्रियोस और ओइडियोस। थ्रियोस का मतलब होता है शील्ड, इडियोस का मतलब होता है फॉर्म। अर्थात थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? शील्ड फॉर्म में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड किस फॉर्म में पाई जाती है? शील्ड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। यदि हम बात करें तो देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों में या अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानी जाती है वो मानी जाती है थायराइड ग्रंथि को। देखो, थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। अब हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो देखो, थायराइड ग्रंथि की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखो, जो मैं बीच में पार्ट बना रहा हूं ये है थायराइड ग्रंथि के फॉलिकल्स।
ये है ट्रैकिया वाला पार्ट, TRACHA, ये है ट्रैकिया वाला पार्ट, ये है थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, और ये जो है ये है थायराइड ग्लैंड। यहां पे बीच के अंदर एक विशेष प्रकार की संकरी पट्टी पाई जाती है इस रीजन में, जिसे हम कहते हैं इस्थमस, इस्थमस। तो देखो ये है पैराथायराइड ग्रंथि के नोड्यूल्स। देखो ये है थायराइड ग्रंथि की संरचना। थायराइड ग्रंथि की यदि स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो है थायराइड ग्रंथि है। कौन से आकार की होती है? यह एच के आकार की होती है और इसका निर्माण दो पालियों से मिलकर होता है, यानी बाइलोब्ड होती है। इसका निर्माण दो पालियों से मिलकर होता है। फीमेल में बड़े आकार की और मेल में छोटे आकार की होती है। वृद्धावस्था में यह छोटी हो जाती है। अगर इसके वेट की बात की जाए, वजन या भार की बात की जाए, तो इसका वेट होता है 25 से 30 ग्राम। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो माना जाता है वो थायराइड ग्रंथि को माना जाता है। शेप कैसी होती है? एच के आकार की होती है। इसका निर्माण दो पालियों से मिलकर होता है। इसका निर्माण जो है वो कितनी लोब से मिलकर होता है? दो पालियों से मिलकर होता है। कहां पाई जाती है? हमारे ग्रीवा क्षेत्र में। ग्रीवा क्षेत्र का मतलब है गर्दन में, ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर व उपास्थि के नीचे की तरफ, यानी कि ये जो वाला भाग है, ये भाग है उपास्थि वाला भाग, इस भाग से नीचे की तरफ और ट्रैकिया के ऊपर की तरफ जो है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और इसकी जो दोनों पालियां होती हैं, इसकी दोनों पालियां एक संयोजक पट्टी द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं, जिसे इस
थमस कहते हैं। देखो थायराइड ग्रंथि मैंने कहा कि बाइलोब्ड होती है। थायराइड ग्रंथि बाइलोब्ड होती है। इस्थमस। देखो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो एच के आकार की होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। इसका निर्माण जो होता है वो दो पालियों से, एक पाली इस तरफ की और एक पाली इस तरफ की। मतलब थायराइड ग्रंथि दो लोब से मिलकर बनी होती है, एक लोब इस तरफ एक लोब इस तरफ। फीमेल में बड़े आकार की होती है, मेल में कैसी होती है, छोटे आकार की होती है। वर्धावस्था में यह ग्रंथि जो होती है वो छोटी हो जाती है। वेट होता है इसका 25 से 30 ग्राम, जिस कारण इसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो होती है 3 सेंटीमीटर। कहां पाई जाती है, हमारे ग्रीवा क्षेत्र में, ट्रैकिया के ऊपर व उपास्थि के ठीक नीचे। इसकी दोनों पालियां एक संयोजक पट्टी द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस्थमस किसे कहा जाता है, यानी कि इस्थमस क्या है या इस्थमस जो है किसे कहा जाता है, इस्थमस पर टिप्पणी लिखिए। तो यह है थायराइड ग्रंथि की संरचना। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्रंथि, मतलब कि थायराइड ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट की। तो देखो जब थायराइड ग्रंथि की कट सेक्शन कह दो या थायराइड ग्रंथि की टीएस कह दो, जब थायराइड ग्रंथि को काटा जाता है तो उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, तो वो देखते हैं हम। देखो अब हम बात करते हैं कट सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि की हिस्टोलॉजी की बात कह दो या फिर कट सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्रंथि की जब कट सेक्शन का हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना हमें कुछ इस तरीके की फॉलिकुलर सेल्स मिलती है थायराइड ग्रंथि के अंदर। मतलब जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें विभिन्न प्रकार के फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो मैं बना रहा हूं ये है थायराइड की फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्रंथि के अंदर विभिन्न प्रकार की फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है। ये जो आपके सामने डायग्राम के अंदर इसको मैं डॉट के द्वारा इंडिकेट कर रहा हूं, ये है उपकला कोशिकाएं।
यहां पे 3 विभिन्न प्रकार के फॉलिकल्स बना दिए हैं मैंने, जो कि देखो ये जो है ये है घनाकार उपकला कोशिकाएं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। ये हैं फॉलिकुलर सेल्स। और इनके मिड का जो पार्ट पाया जाता है, इसके मिड में जो पार्ट पाया जाता है वो है आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन, और इसको हम कहते हैं फोलाइडल लिक्विड, फोलाइडल लिक्विड। और यहां पे जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इनके बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को नाम दिया जाता है सी सेल्स। ये है ब्लड वेसल्स, और इनके मिड में जो पदार्थ भरा हुआ है, जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन्हें हम कहते हैं ब्लड कॉर्पल्स। तो देखो ये हो गई सी सेल्स। और जो मैं ये रीजन बना रहा हूं ये कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है, ये है स्ट्रोमा रीजन, स्ट्रोमा रीजन जो कि कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है। देखो ये है थायराइड ग्रंथि की कट सेक्शन, जिसके अंदर हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी, इनको बोलते हैं सी सेल्स। सी सेल्स जो होती हैं वो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। ये मिड में जो फॉलिकुलर सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन मिड के अंदर पीला और जेली के समान एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन। ये क्या करता है, कंटेनिंग T3 व T4 हार्मोन। तो ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है कि जो पार्ट इसके अंदर, सबसे पहले अपने बात कर लेते, चलो कट सेक्शन के अंदर थायराइड जो ग्लैंड होती है वो विभिन्न प्रकार की फॉलिकुलर सेल्स से निर्मित होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो विभिन्न प्रकार की फॉलिकुलर सेल्स से निर्मित होती है। देखो ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ये बाहर की साइड, आउटर साइड और जो इनर साइड आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये घनाकार उपकला कोशिकाओं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स से निर्मित होती हैं। घनाकार उपकला कोशिकाओं से निर्मित होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये आपको जो बाहर की आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है, ये वाली ये घनाकार उपकला कोशिकाओं से निर्मित होती है। इन घनाकार उपकला कोशिकाओं के
मिड रीजन में, मतलब कि मध्य क्षेत्र में यहां पे एक पीले रंग का जेली के समान पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है, जो कि आयोडो थायरोग्लोबुलिन कहलाता है, जो कि आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहलाता है। देखो, आयोडोथायरोग्लोबुलिन एक पीला जेली के समान पारदर्शी द्रव्य होता है, जो कि आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहलाता है, जो कि फॉलिकुलर सेल्स के मिड रीजन में होता है। यह T3 व T4 हार्मोन का स्त्रावन करता है। T3 व T4 हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो इसके मिड में पाए जाने वाले आयोडोथायरोग्लोबुलिन्स के कारण होता है। तो देखो, हमने बात की, जब हम थायराइड ग्रंथि की कट सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है विभिन्न प्रकार की फॉलिक्यूलर सेल से निर्मित होती है या फिर विभिन्न प्रकार के पुटकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। और ये जो पुटकीय कोशिकाएं होती है, इन पुटकीय कोशिकाओं के स्ट्रोमा रीजन में, यानी कि पुटकीय कोशिकाओं के स्ट्रोमा रीजन जो होता है, ये मिड वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमा रीजन जो है, जो मैंने इनको लाइंस ये इस तरीके से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये इस रीजन के अंदर पाई जाती है। स्ट्रोमा रीजन जो होता है वो किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यानी कि स्ट्रोमा रीजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यूओं से निर्मित होता है और इस रीजन के अंदर हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन से बिलोंग करती है। मतलब कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करती है। तो देखो, थायराइड ग्रंथि से हम जानते हैं, हमने इससे पहले ये नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को बोलते हैं T4 हार्मोन। तो देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन सीक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं? तो देखो, थायराइड ग्रंथि के द्वारा सबसे पहला हार्मोन स्रावित किया जाता है ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसको हम बोलते हैं T3 हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो है वो होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्राआयोडोथायरोनिन को बोलते हैं T4। तीसरा हार्मोन जो स्रावित होता है वो है कैल्सिटोनिन। वन बाय वन हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला T3, फॉलिकुलर सेल्स के मिड रीजन में आयोडोथायरोग्लोबुलिन पाया जाता है जो T3 व T4 हार्मोन का स्रावन करता है। तो देखो, T3 हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड का
यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि का 10% भाग बनाता है। और जो T4 हार्मोन होता है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि का 65 से 90% भाग बनाता है। 65 से 90% भाग बनाता है। कैल्सिटोनिन किससे बिलोंग करता है? कैल्शियम से। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो है T4। T4 और T3 का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर होता है? तो देखो, हम जानते हैं जैसे कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है, जिसमें एक अणु MIT का व एक अणु DIT का जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रूप से बनाते हैं T3। T3 हार्मोन का निर्माण MIT और DIT के द्वारा होता है। तो देखो, हमने बात की MIT और DIT। MIT क्या होता है? मोनोआयोडोथायरोनिन। DIT का मतलब होता है डाई आयोडोथायरोनिन। यानी एक अणु MIT का और एक अणु DIT का मिलकर T3 का निर्माण करते हैं, जबकि एक अणु DIT का और दूसरा अणु भी DIT का, DIT के दो अणु आपस में मिलकर निर्माण करेंगे T4 नामक हार्मोन का। तो इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखो, T3 और T4 के बारे में इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने आज स्टडी की है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो नाम किसके द्वारा दिया गया? थॉमस वाटन के द्वारा। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो शील्ड फॉर्म में पाई जाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है थायराइड ग्रंथि को। स्ट्रक्चर होगी थायराइड ग्रंथि की, जिसमें इस्थमस वाला जो भाग है, ये वाला इस्थमस वाला भाग जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ये होगी कट सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड की। और देखो, ये जो कट सेक्शन है इसकी थ्योरी के अंदर क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अनेक फॉलिकुलर सेल से निर्मित होती है और खोखली थैलीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। इन फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं इनके बीच में विशेष प्रकार की ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और जो इनके अंदर स्ट्रोमा रीजन होता है वो संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। फॉलिकुलर सेल्स के बीच में कहीं छोटे छोटे ठोस गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सी सेल्स। सी सेल्स के द्वारा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं इनके मिड में ही पाया जाने वाला आयोडोथायरोग्लोबुलिन जो है वही किसका निर्माण करता है? वही निर्माण करता है यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन का। अगर मैं बात करूं तो देखो, यदि हम बात करें तो देखो, एक हार्मोन है T3 और एक है T4। T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 को हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। देखो, टेट्रा आयोडोथायरोनिन का नाम है थायरोक्सिन।
लेकिन इनमें से ज्यादा अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? T3। यह अत्यधिक प्रभावी होता है। जो T3 हार्मोन है यह अत्यधिक प्रभावी होता है, लेकिन इसकी क्रिया जो होती है, लेकिन इसकी क्रिया स्थिर नहीं होती। T3 T4 की अपेक्षा 4 गुना प्रभावी होता है। T3 T4 की अपेक्षा कितने गुना प्रभावी होता है? 4 गुना प्रभावी होता है। अतः ऊतकों में पहुंचने पर, टिश्यू में या ऊतकों में पहुंचने पर जो T4 की जो मात्रा है T3 में बदल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन का जो स्त्रावण होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन का निर्माण व सीक्रेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो दोनों हार्मोन है T3 और T4, मैंने जैसा कि आपको इसके अंदर बताया कि T3 और T4 का निर्माण MIT और DIT, दो चीजें होती हैं, MIT और DIT, मोनोआइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन। MIT और DIT की फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो मोनोआइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन। ये टायरोसिन जो वर्ड है, टी मैंने आपको मैं बता रहा हूं, टी जो वर्ड है ये टायरोसिन को इंडिकेट करता है, टायरोसिन को। ये टायरोसिन से बनकर ही अणु जो है वो T3 और T4 में कन्वर्ट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया टॉपिक करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।